आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए गेट ऑफ डॉक्टर गोस्ट का मानवा एक्सप्लेन करूँ। जो ये मानवा देखना चाहता है कमेंट में आकर यस लिखे। और अगर आप भी कोई मानवा देखना चाहते हैं जो कि पहले किसी ने एक्सप्लेन न किया हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं उसे आपके लिए एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ हमारा फॉक्स और नयान एक जगह पर पहुँचते हैं, जिसे देखकर फॉक्स बोलता है ये कैसी जगह है। वो दोनों उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। इतने में चैनलिंग बोलता है वो बच्चा कहाँ गया। ऐसा लगता है कि वो कहीं गायब हो गया है। वो बच्चा इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है। जब चैनलिंग को वो बच्चा कहीं नजर नहीं आता तो वो सैड होते हुए सोचता है वो बच्चा तो मैं था जब मैं छोटा था। यहाँ ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतने में फोक्स बोलता है वो एक इल्यूजन था। ये जगह और यहाँ जो कुछ भी है ये सब एक इल्यूजन है। मुझे यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा किसी भी लाइफ की एग्जिस्टेंस फील नहीं हो रही। जिसे सुनकर चैनलिंग के एक्सप्रेशन और ज्यादा सैड हो जाते हैं और वो सैड होते हुए बोलता है क्या ये एक इल्यूजन था। जिस पर फोक्स बोलता है मैं तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो ये जो भी इल्यूजन है ये तुम्हारी वजह से है। इसके बाद वो अपनी पावर्स को ऑन करते हुए बोलता है जब इससे पहले मैं यहाँ आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ इस वक्त ये इल्यूजन क्यों दिखाई दे रहा है। ये तो काफ़ी स्ट्रेंज बात है। जिस पर चैनलिंग फोक्स के लिए वरिड होते हुए बोलता है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद चैनलिंग दोबारा से छोटे चैनलिंग को अपने सामने दौड़ते हुए देखता है, जिसे देखकर चैनलिंग भी फौरन उसके पीछे दौड़ने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ जो कुछ भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले उस बच्चे को पकड़ने में मेरी हेल्प करो। के बाद वो दौड़ते हुए सोचता है चाहे ये कोई इल्यूजन है मगर उस बच्चे के यहाँ होने का कोई तो रीज़न है। में उस पूरी जगह का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और वो पूरी जगह आइस से कवर हो जाती है। एटमॉस्फेयर के इतनी जल्दी चेंज होने की वजह से चैनलिंग दौड़ते हुए अचानक से रुक जाता है और उसे काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। इतने में फोक्स उसके पास आता है और अपने कोट को उतारकर उसे कवर कर देता है। इसके बाद वो दोनों चलते हुए उस प्लेस को देखने लगते हैं जहाँ छोटे चैनलिंग की बचपन की बहुत सी मेमोरीज थी। हम एक मेमोरी को देख पाते हैं जहां छोटा चैनलिंग एक टेडी बियर को पकड़कर बहुत ज्यादा रो रहा होता है और रोते हुए सोच रहा होता है मैं अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रहा हूं। इसके बाद हम एक और मेमोरी को देखते हैं जहां कोई बच्चे छोटे चैनलिंग को बुली करते हुए बोलते हैं तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा ही हमेशा पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स क्या अपने बेटे को नहीं चाहते। इसके बाद वो बच्चे काफी ज्यादा हंसते हुए छोटे चैनलिंग को चिढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया है। इन सब मेमोरीज को देखकर चैनलिंग काफी ज्यादा घबराने लगता है। उसकी बॉडी से उसका कंट्रोल खो रहा था और वो गिरने लगता है, जिसे गिरता देखकर फोक्स जल्दी से उसके पास आता है और उसे होल्ड करते हुए जोर से उसे बुलाता है। मगर हम देखते हैं कि चैनलिंग तो वहाँ मौजूद बैरियर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और जब भी उन्हें टाइम मिलता वो घर आते और मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते और अगले ही दिन वो दोबारा से मुझे छोड़कर चले जाते। चैनलिंग की ये बात सुनकर फोक्स को काफी बुरा लगता है और वो चैनलिंग को अपनी तरफ टर्न करता है और काफी प्यार से उसके फेस को पकड़कर बोलता है चैनलिंग तुम्हें खुद को इतना वीक नहीं समझना चाहिए और ना ही उन डिमंस को अलाउ करो कि वो तुम्हें दोबारा से ट्रैप कर पाए। फोक्स चैनलिंग को कंसोल करने का ट्राई कर रहा था मगर हम देखते हैं कि चैनलिंग को तो उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता और वो अपने पेरेंट्स को याद करते हुए काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है वो हमेशा कहते थे कि अपने ग्रैंडपा की हर बात को मानना, मगर मैं उस वक्त इतना अच्छा नहीं था और ना ही मैं इतना ओबिडेंट था। इतने में अचानक से वो बैरियर टूटने लगता है, जिसे टूटता देखकर चैनलिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है वो इवल्स क्या वो दोबारा आ गए हैं। जिसे देखकर फोक्स जल्दी से चैनलिंग को कवर करता है और फौरन से अपनी बीस्ट फॉर्म में आते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है। मगर वो देखता है कि सामने तो कुछ भी नहीं था, जिस पर फोक्स सोचता है डैम इट हम इस एलियन में ट्रैप हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद फोक्स खुद को शांत करता है और वहां बैठ जाता है। हम देख पाते हैं कि चैनलिंग उसकी एक आर्म के पास खड़ा होता है और उसने काफी प्यार से उसे हग किया होता है। चैनलिंग इस वक्त काफी ज्यादा शौक में था, जिसकी ऐसी हालत को देखकर फोक्स सोचता है ये चैनलिंग का ड्रीम है और मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं तो बस इसे खड़ा देख सकता हूँ और अगर मैंने फोर्सफुली इसके कॉन्शियसनेस में एंटर करने का ट्राई किया तो इसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। इसके बाद फोक्स चैनलिंग को उसके सेंसेस में वापस लाने के लिए अपनी टंग से उसे लिक करने लगता है और मन में बोलता है चैनलिंग चैनलिंग हम इस ड्रीम में काफी देर से फंसे हुए हैं, ये जगह बहुत ठंडी है और तुम फ्रीज होकर मर भी सकते हो।
ये एलियन तुम्हारी वजह से है और तुम ही इसे तोड़ सकते हो, इसीलिए तुम्हें अपनी सेंसेस में वापस आना होगा। तब फोक्स अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो चैनलिंग को पूरे तरीके से अपनी आर्म्स में कवर करते हुए सोचता है, मेरे स्पेल्स काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर तक बीस्ट फॉर्म में नहीं रह सकता। इसके बाद फोक्स काफ़ी प्यार से चैनलिंग के सर पर सहलाते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूँ। अगर इसी तरह से ही चलता रहा तो चैनलिंग का टेम्परेचर जल्द ही काफ़ी कम हो जाएगा। ये सोचते हुए वो चैनलिंग के फेस को अपने सामने करता है और उसे काफ़ी गौर से देखते हुए सोचता है, इस वक्त तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मुझे अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र करनी होगी ताकि इसका टेम्परेचर कम ना हो। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और चैनलिंग के फेस को पकड़कर उसे किस करने लगता है। इसके बाद हम एक छोटी सी और क्यूट सी स्टोरी को देखते हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि काफ़ी समय पहले की बात है, एक छोटा सा रैबिट था जिसका नाम चैनिंग था और वो एक फॉरेस्ट में अकेला रहता था। वो देखने में अपने दूसरे फैमिली मेम्बर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, जिसकी वजह से उसके फैमिली मेम्बर उसका काफ़ी मजाक बनाते थे और उसे अगली बोलकर चिढ़ाया करते थे। उसके लुक्स की वजह से उसकी फैमिली उसे अपने विला से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से वो एक छोटी सी केव में रहने पर मजबूर हो गया था, जहाँ उसकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं था और हर दिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना होता था। हर न्यू ईयर पर सारे रैबिट्स अपने सबसे ब्यूटीफुल क्लोथ्स को पहनकर पार्टीज में जाते थे और वो चैनलिंग को भी अपने साथ पार्टी पर जाने का बोलते थे, मगर चैनलिंग तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता। उसे लगता था कि अगर वो पार्टी में जाएगा तो उसके अगले लुक की वजह से वो उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। और एक न्यू ईयर की रात जब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर खेतों में बैठा हुआ था तो अचानक से उसे एक कैरिज नज़र आती है जो कि आसमान में उड़ रही थी और उसमें दो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम पर्सन बैठे हुए थे। उनमें से एक पर्सन की नज़र चैनलिंग पर पड़ती है, जिसकी इतनी बुरी हालत देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने मैजिक का यूज़ करते हुए उसे एक काफ़ी खूबसूरत पर्सन में चेंज कर देता है। उसकी खूबसूरती को देखकर दो पर्सन उसके हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। उन दोनों पर्सन में से एक पर्सन तो फोक्स था और एक पर्सन एक और रैबिट था। चैनलिंग उन दोनों के हाथ को पकड़ लेता है और वो दोनों चैनलिंग को हासिल करने के लिए उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। उन दोनों के ऐसा करने की वजह से चैनलिंग उन्हें रोकने की बजाय काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। इसके बाद हम मेन स्टोरी की तरफ वापस आते हैं, जहाँ फोक्स चैनलिंग के फेस को पकड़कर उसे किस करने लगता है और बोलता है, चैनलिंग अब उठ भी जाओ। फोक्स चैनलिंग को किस करते हुए अपनी पावर को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने का ट्राई करता है, मगर वो नहीं कर पाता, जिस पर फोक्स थोड़ा पीछे हटते हुए सोचता है, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं उसके माउथ को ओपन किए बिना ये नहीं कर सकता। ये सोचते हुए वो चैनलिंग को चिन से पकड़ता है और अपने हाथ से उसके माउथ को ओपन करता है। चैनलिंग के माउथ को ओपन करने के बाद फोक्स आहिस्ता से उसके फेस के क्लोज जाता है और वो चैनलिंग को पूरी तरह से अपने आर्म्स में होल्ड करता है और उसे डीप किस करने लगता है। वो काफ़ी देर तक चैनलिंग को किस करता रहता है, मगर फिर भी चैनलिंग अपने सेंसेस में वापस नहीं आता, जिसे देखकर फोक्स सोचता है, तुम अभी भी क्यों नहीं उठ पा रहे, क्या ये काफ़ी नहीं था। और वो चैनलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रहा था। इसके बाद हम चैनलिंग को देखते हैं, जिसकी आंखों के सामने वो सारी मेमोरीज चल रही थी, किस तरह से उसके ग्रैंडपा उसे चेयर किया करते थे, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स सब उसे छोड़कर जा चुके थे, किस तरह से उसके फ्रेंड्स उसके अकेला रहने की वजह से उसका फ़ायदा उठाया करते थे। वो एक मेमोरी को याद करता है जहाँ उसका फ्रेंड उसे बोल रहा था, तुम ट्रिप पर नहीं जाने वाले ना, तो तुम मेरा होमवर्क कर देना, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें मील ट्रीट करूँगा। मगर चैनलिंग तो वहाँ जाना चाहता था और वो बोलता है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं अपना प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करूँगा। ये याद करते हुए चैनलिंग सोचता है, क्या वो सच में मेरे दोस्त हैं। इसके बाद वो डायू के बारे में सोचता है कि वहाँ सीनियर भी हैं और वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और वो याद करता है कि सीनियर कैसे मेरी केयर करते हैं और उसे डायू की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ डायू उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोल रहा था, तुम मेरे सबसे क्यूटेस्ट जूनियर हो। और किस तरह से सीनियर ने उसे बैठा करके बोला था कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें ठीक से नींद आए। और किस तरह से सीनियर उसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं और हर काम में उसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद चैनलिंग सोचता है, सीनियर की इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करने के बावजूद भी क्यों मुझे इतना लोनली क्यों फील होता है। चैनलिंग के मन में एक साथ इतनी ज़्यादा मेमोरीज चल रही थी कि अचानक से उसे कहीं से आवाज़ आती है कि चैनलिंग अब उठ भी जाओ, जिसे सुनकर चैनलिंग अपने सबकॉन्शियस में ही सोचता है कि मुझे कौन बुला रहा है। अचानक से उसे कुछ फील होता है, जिसे फील करके वो सोचता है, ये तो बहुत वार्म है। हम देख पाते हैं कि फोक्स ने उसे ठंड से बचाने के लिए काफ़ी ज़ोर से हक किया हुआ था। फोक्स की वार्मथ को फील करते हुए चैनलिंग दोबारा से अपनी सेंसेस में वापस आने लगता है और जैसे ही वो अपनी सेंसेस में आता है, वो फोक्स की बॉडी पर हाथ रखते हुए बोलता है, इसके कपड़े, क्या 50 ने अपने कपड़े मेरी वजह से उतारे हैं।
इसके बाद चैनलिंग अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए सोचता है ये किस तरह की स्मेल है, और वो देखता है कि जिस फिंगर से उसने अपने लिप्स को टच किया था उस फिंगर पर ब्लड लगा हुआ था। इतने में उसकी नज़र फोक्स पर जाती है जिसकी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और वो चैनलिंग को देखते हुए आहिस्ता से बोलता है तुम उठ गए। बोलते हुए फोक्स अपनी आइज़ को बंद करने लगता है, जिसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत को देखकर चैनलिंग तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है और उसे बुलाने लगता है। इसके बाद वो मन में सोचता है मैं इसकी हार्ट बीट को भी फील कर पा रहा हूँ, क्या इसने ये सब कुछ मुझे उठाने के लिए किया था। ये सोचते हुए वो जल्दी से उठता है और अपने कोट को उतारकर फोक्स को कवर करने लगता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है क्या तुम ठीक हो, और जल्दी से इस कोट को पहन लो। जिस पर फोक्स खुद को संभालते हुए आहिस्ता से बोलता है ह्यूमंस तो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं, तुम मेरी वजह से इस एलियन में ट्रैप हो चुके थे। इसके बाद वो काफ़ी प्यार से चैनलिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है अगर तुम अभी भी उन सब चीज़ों को नहीं भुला पाए तो तुम्हें चाहिए कि तुम उन चीज़ों को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करो और तुम वो सब कुछ करो जो भी तुम कर सकते हो। ये बोलते हुए फोक्स अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसे देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उसे बुलाने लगता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही तुम इतना ज़्यादा हर्ट हुए हो। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में उसे अपने पास से छोटे चैनलिंग की आवाज़ आती है, जो कि उसके पास बैठा हुआ बोल रहा था क्या तुम मेरे साथ रहोगे। और वो रोते हुए अपने फेस को कवर करता है और सोचता है मैं बहुत अकेला हूँ, जिसकी ऐसी हालत देखकर चैनलिंग को बुरा लगता है। इसके बाद छोटा चैनलिंग अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है प्लीज़ मेरे साथ रहो। उसके ऐसा बोलने की वजह से चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और अपनी हालत को देखकर सोचता है मैं बहुत ज़्यादा अकेला था। जब से मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है उसके बाद से मैं इसी तरह से ही रहा हूँ। किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि न्यू फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, कैसे किसी को लाइक किया जाता है और कैसे मैं अपनी मिजरेबल लाइफ से एस्केप कर सकता हूँ। ये सब सोचते हुए वो अपने हाथ को छोटे चैनलिंग की तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद वो उसे ज़ोर से हक कर लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है दूसरों का इंतज़ार करना बंद करो। कि ऐसा करने की वजह से छोटा चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो रोते हुए बोलता है मुझे जाने दो, मगर वो तो उसे टाइट से हक करते हुए बोलता है खुद पर तरस खाना बंद करो, और अपने मन में सोचता है मुझे सिर्फ पास्ट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इसके बाद वो दोबारा से ऊंची आवाज़ में छोटे चैनलिंग से बोलता है ऐसे दोस्त बनाना जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करें और जो तुम्हें अनोइंग करते हैं उन्हें तुम इग्नोर करना, और ऐसे पर्सन जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम कुछ भी करना। चैनलिंग के ऐसा बोलते ही हम देखते हैं कि वो पूरी जगह चमकने लगती है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।